ध्यान रहे, मेहनत का फल और समस्या का हल मिलता जरूर है, भले देर से मिले। तो इसी के साथ आप सभी का स्वागत है महागठबंधन के नेक्स्ट लेक्चर में। मेरा नाम है विकास औताड़ और मेरे साथ है चंद्रा सर। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। और सर आपके साथ डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको आप बोलते हो जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां से हर साल नीट में 2 से 3 क्वेश्चन पक्के हैं। और जिस टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूं इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आप पढ़ के जाना, एग्जाम के बाद मुझे कमेंट करके बता देना। तो ठीक है, हम वीडियो के यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हमारा सीरीज रोज आ रहा है, जैसा आप देख रहे हैं, और हर दिन आपके पास एक सीरीज आएगा नीट एग्जाम तक। लेकिन आप लोग शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। अगर आप शेयर करेंगे तो हम अप्रिशिएट होंगे, अगर हम लोग अप्रिशिएट होंगे तो आपके लिए ज़्यादा काम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आज का बोल रहा हूं मैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इनमें से कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। बात है सर कैसे सॉल्व करेंगे, जरा देखो ध्यान से। आज की स्टार्ट हम लोग करते हैं ट्रिक के साथ। तो सबसे पहला ट्रिक्स आपको लिख रहा हूं न्यूकेल्सो, ये ध्यान रखना आप, न्यूकेल्सो। जहां पे एन लिख रहा हूं कंडीशन ये समझ लो आप क्या लिख रहा हूं। अगर आप इसको देखोगे एन तो ही है न्यूट्रल, मतलब न्यूट्रल जो मॉलिक्यूल होंगे वो हमेशा चार्ज मॉलिक्यूल से ज़्यादा बेटा स्टेबल होंगे। अब न्यूट्रल कैसे देखेंगे, देखो जरा ध्यान से। इसके बाद चलेंगे हम लोग नो केल्सो के अंदर, समझ रहे हो कंडीशन, ये लिख रहे हो नो केल्सो। नो केल्सो का मतलब क्या है, देखो ये न्यूट्रल हो गया, ये लिख रहा हूँ न्यूट्रल। और ओ से हो गया आपका ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट देखना है। इसके बाद आपको चार्ज देखना है, सेपरेशन, ठीक है ना। इसलिए जैसे आपको बता रहा हूँ, सुनो, पहले न्यूट्रल देन ऑक्टेट देन चार्ज पे जाना बेटा। अब क्या बोल रहा हूँ कंडीशन देखो, अगर आप यहाँ देखते हो बेटा, यहाँ कोई चार्ज नहीं है, प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस दिख रहा है, प्लस यहाँ पे प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, तो ये तो न्यूट्रल है बेटा। और न्यूट्रल होगा तो पहली प्रायोरिटी इसको देंगे। इसका मतलब स्टेबिलिटी ऑर्डर में पहला ऑर्डर पहला का होगा। अब पहले का ऑर्डर या तो इसमें दिया हुआ या इसमें, मतलब ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गए आपके। अब देखो दूसरा ऑक्टेट चेक करो बेटा, यहाँ आओ। अगर सारे ये चार्ज हैं तो चार्ज में ऑक्टेट पहले चेक करेंगे। जरा देखना ध्यान से बेटा, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और ये 4 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे बेटा तो 6 इलेक्ट्रॉन ये आपके पास जाएगा, 6 में 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। क्लियर है यहाँ तक? बहुत इंपॉर्टेंट केस बोल रहा हूँ बेटा, 1 2 3 4 और एक 5 इलेक्ट्रॉन और एक चला गया 6। अब ऑक्टेट काउंट करो, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, ये 2 6 हो गया और 2 8, मतलब यहाँ पे ये 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ऑक्टेट दिखाई दे रहा है। जरा आप इधर आओ बेटा, यहाँ अगर आप देखोगे 6 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5, ये हो गया आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन, राइट। 3 3 6, अब 1 इलेक्ट्रॉन इसने लिया तो 7 हो गया बेटा, रेस शेयर भी कर रहा है 8, तो इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन ये भी है, ऑक्टेट पूरा है। इसका मतलब ये कंप्लीट ऑक्टेट का केस है बेटा। अब इधर आ जाओ, यहाँ देखो, यहाँ अगर देखोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 इसका पूरा है तो भैया यहाँ पे 7 और 8 शेयर किया, ये शेयर हुआ है, मतलब यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है। इस कार्बन पे देखो बेटा, गौर से देखो, फटाफट देखो, यहाँ से कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 और एक पॉजिटिव चला गया, 3 इलेक्ट्रॉन इनके पास बच गया। अब शेयरिंग देखो 4 5 6, मतलब इसके पास 6 इनकम्प्लीट ऑक्टेट है बेटा। तो यहाँ पे ये कंप्लीट और ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो गया। अब इधर आ जाओ, यहाँ पे, यहाँ देखो जरा ध्यान से, यहाँ देखोगे बेटा तो 1 2 3 4 5 6 ये कंप्लीट ऑक्टेट है। कंप्लीट ऑक्टेट होगा बेटा तो यहाँ 7 और 8 देखो कंप्लीट ऑक्टेट दिख रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ देखते हो बेटा तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 और बेटा 6 थे ना बैलेंस, 1 चला गया, 5 बचा। अब देखो शेयरिंग दिखाओ, एक इसके साथ शेयरिंग किया तो 2 4 6 और यहाँ पे जो दिख रहा है इलेक्ट्रॉन अभी भी कितना दिख रहा है बेटा, 6 ही दिख रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन आपके पास है बेटा कि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन होते थे, एक चले गए 5, अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 और एक 6 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। अब बेटा ये दोनों इनकम्प्लीट और ये कंप्लीट, तो न्यू केल्सो, नो केल्सो में क्या होगा, नो केल्सो में न्यूट्रल के बाद ऑक्टेट वाला ये सेकंड आएगा। सेकंड वाला मतलब ये कंडीशन, इधर सेकंड है ही नहीं फर्स्ट के बाद, तो ऑप्शन ये करेक्ट होगा। अब बात है कि सर इनमें से कैसे देखेंगे सर, बेटा बहुत सिंपल है। देखो चार्ज पे आ जाओ, यहाँ नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है, यहाँ पॉजिटिव ऑक्सीजन पे। नेगेटिव चार्ज अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होगा तो मोर स्टेबल होता है, और पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे लेस स्टेबल होता है। तो ये वाला मोर स्टेबल होगा इसके कंपैरिजन में, इसलिए थर्ड इज मोर स्टेबल देन फोर्थ। सो करेक्ट आंसर विल बी, क्या लिखेंगे, 1। तो आपको ट्रिक ध्यान रखना है, जब भी स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे, नो केल्सो, जिसमें एन क्या बोला न्यूट्रल, ओ क्या बोल रहा हूँ ऑक्टेट, सी क्या बोल रहा हूँ मैं, ये लिख रहा हूँ चार्ज। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। एल क्या है, ई क्या है, एस क्या है, अगर आप इसको भी जानना
चाहते हो तो आप लोग जाके मेरे ट्रिक्स पे देखो, वीडियो के ट्रिक्स पे मैंने एक वीडियो बनाया था एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ पे, उस पर आपको पूरा इसका कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो चलिए फटाफट, आपको पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, दिमाग की बत्ती एकदम खुल चुकी है, लेके चल रहा हूं अगले क्वेश्चन बायोलॉजी की तरफ। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन कह रहा है द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। कुछ सब्सटेंसेस आपको दिए गए हैं जिनको कहा जा रहा है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन एनिमल्स। चूज द लीस्ट टॉक्सिक अमंग देम। जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, पूछ रहे हैं कि इनमें सबसे कम टॉक्सिक कौन सा है। देखिए क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड है, पहले आप ये समझिएगा। क्वेश्चन बेस्ड है अपॉन द टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी का मतलब कि जो सब्सटेंस यहाँ से रिलीज हो रहे हैं उसके अंदर कितने हार्मफुल सब्सटेंस हैं और वो कितना डैमेज हमारी बॉडी को कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात, अगर बॉडी को डैमेज कर रहे हैं तो उनको एक्सक्रीट करवाना पड़ेगा, और एक्सक्रीट करवाने के लिए हमारे बॉडी में डिफरेंट मैकेनिज्म्स होते हैं। हमारे पास ऑर्गन किडनी होता है जो उनको एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है। तो लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इनमें से सबसे टॉक्सिक कौन सा, हम कैसे पता करेंगे। देखिए टॉक्सिसिटी को पता करने के लिए आप एक चीज यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि जो सब्सटेंस सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है, जो सब्सटेंस सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है उसको उतना ही वाटर चाहिए होता है एक्सक्रीट होने के लिए, और जो सब्सटेंस सबसे कम टॉक्सिक होता है उसको उतना ही कम वाटर चाहिए होता है एक्सक्रीट होने के लिए। तो इनमें अगर हम कंसीडर करते हैं तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं अमोनिया की। अमोनिया इज अ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट इन मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। ज़्यादातर जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि फिशेस की बात करते हैं, उनमें जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है वो अमोनिया होता है, क्योंकि अमोनिया बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है और इसके एक्सक्रीशन के लिए वाटर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। दूसरी तरफ हम चलते हैं यहाँ पे यूरिक एसिड पे। यूरिक एसिड जनरली आप देखते हैं बर्ड्स और रेप्टाइल्स का एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होता है। इनमें जो यूरिक एसिड बन रहा है इसको बहुत ही कम पानी की जरूरत होती है, एक्सक्रीशन में बहुत ही कम वाटर यूज होता है यहाँ पे, और ये बिल्कुल माइन्यूट पैलेट्स की फॉर्म में रिलीज होता है। तो आप बोलेंगे इन सभी में सबसे ज़्यादा टॉक्सिक, सबसे लीस्ट टॉक्सिक जो होगा वो होगा यूरिक एसिड, और ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। और अगर पूछा जाता कि सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कौन सा है तो आप क्या बोलते हैं इसमें, अमोनिया। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो यहाँ से हम चलते हैं केमिस्ट्री क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो लेके आ रहा हूं वो है कि विच कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं बच्चों, इसलिए ध्यान से सुनो। कौन सा कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होगा बेटा। अगर यहाँ पे ये एल्काइल कार्बोकेटायन दिख रहा बच्चों, ये कार्बोकेटायन अगर है तो अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन आप देखोगे तो आपको पता है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन देखने के लिए हम लोग क्या क्या देखते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन अगर आपको देखना है तो इसको डायरेक्टली टू लिखते हैं +M, डायरेक्टली टू लिखते हैं आप +H, और डायरेक्टली टू +I लिखते हो, ये कंडीशन है। अब यहाँ पे मेजोमेरिक वाला कोई ग्रुप ही नहीं है ना, तो कोई +M ग्रुप है। +M ग्रुप पहचानने का ट्रिक होता है कि लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप होना चाहिए। जैसे NH2 लगा होता लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप था, OH लगा होता लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप था, तब तो +M ग्रुप होता। इसका मतलब +M का यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर ये नहीं है तो अगला प्रायोरिटी हम लोग +H को देंगे बेटा। और हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग आपको याद होगा कि अगर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखना है तो डायरेक्टली टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं। अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा होगा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी भी उतना ही ज्यादा होगा। अब इधर आ जाओ बेटा, जरा इस पे देखो ध्यान से। अगर यहां आप देखते हो तो ये कार्बोकेटाइन है, इसके बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो बगल वाला कार्बन ये हो गया। अब यहाँ पे 1 2 3 वैलेंसी है, मतलब 1 हाइड्रोजन है। समझ रहे हो बात। यहाँ पे बगल वाला ये भी तो है, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, और ये बगल वाला भी है, यहाँ 1 2 3 है, मतलब 1 हाइड्रोजन। तो 1 और 1 2 और 2 4, तो यहाँ टोटल अल्फा हाइड्रोजन जो इसमें दिख रहा है ये 4 दिखाई दे रहा है। अब इस एग्जाम्पल पे देखो बेटा जरा ध्यान से। यहाँ पे देखो, जहाँ पे जिस कार्बन पे पॉजिटिव है वो उसके जस्ट बगल वाले को अल्फा कार्बन बोलना है। तो ये है कार्बन पे पॉजिटिव, इसके बगल में अल्फा कार्बन, यहाँ पे 1 2 3 वैलेंसी मतलब 1 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो 1 वैलेंसी है मतलब 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ भी 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो 3 3 6 और 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा 7, मतलब यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन आपको जो दिखाई देगा वो 7 अल्फा हाइड्रोजन दिखाई देगा। क्लियर है बात। अब जरा देखो मेरी बात ध्यान से समझो बेटा, क्या मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप इस पे देखोगे बेटा, यहाँ पे अगर आपको देखना है तो जिधर देखो इधर आपको कितना दिख रहा है अल्फा हाइड्रोजन, इधर अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन का पॉजिटिव चार्ज के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, कार्बोकेटाइन के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन और उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन। तो ये बगल वाला अल्फा कार्बन और इससे जुड़ा हुआ 3 हाइड्रोजन है, 3 वैलेंसी होगा। तो भैया ये हो जाएगा अल्फा हाइड्रोजन 3। आप मत बोलना सर ये भी अल्फा हाइड्रोजन है। अरे भैया कार्बोकेटाइन के बगल वाले पे अल्फा कार्बन होता है, यहाँ तो बगल कार्बन है ही नहीं। अब इधर आ जाओ,
इसके बगल में ये अल्फा कार्बन, तो इससे जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा। सो अल्फा हाइड्रोजन 3 और 2 कितना आया, 5 आ गया। अब इधर देखो भाई, यहाँ देखो जरा ध्यान से, ये है कार्बोकेटायन, इसके बगल वाला अल्फा, ये भी बगल वाला, ये भी बगल वाला अल्फा। तो यहाँ तो हाइड्रोजन है ही नहीं क्योंकि वैलेंसी ऑलरेडी पूरा है कार्बन से। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 दिख रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 दिख रहा है। सो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितना होगा, 4। तो भाई सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा। सो इसका आंसर करेक्ट होगा 2। उम्मीद कर रहा हूँ पूरा क्लियर हो गया होगा और आप मेरे अगले क्वेश्चन का इंतजार कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ड्यूरिंग डायलिसिस which are the substances kept at lower concentration than in the blood। बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है डायलिसिस के ऊपर। सबसे पहले डायलिसिस किया क्यों जाता है हम ये समझेंगे। डायलिसिस कंडीशन जनरली तब की जाती है जब किसी पेशेंट में यूरीमिया कंडीशन डेवलप हुई है। यूरीमिया का मतलब उसके ब्लड में यूरिया कंटेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, यूरिया एंड अदर सॉल्ट्स, ठीक है। यूरिया, सॉल्ट, सल्फेट्स, कई चीज़ें उस पर्सन के ब्लड में इंक्रीज हो चुकी हैं। अब डायलिसिस मशीन क्यों यूज हो रही है। डायलिसिस में आप देखते हैं जो ब्लड है, जो ब्लड में इम्प्योरिटीज हैं उनको प्योरीफाई किया जाता है और इस केस में हम ब्लड को एक सेलोफेन ट्यूब से पास करवाते हैं और जो मशीन है वो डायलिसर मशीन है, वो बेसिकली इस ब्लड को फिल्टर करने में हेल्प करती है। ये मैकेनिज्म कैसे होगा आप ये भी समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल ये सेलोफेन ट्यूब है, ठीक है। इस सेलोफेन ट्यूब में से ब्लड पास हो रहा है और ब्लड अपने साथ यूरिया, सॉल्ट्स, ऐसे एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट कैरी कर रहा है। अब इसके सराउंडिंग में जो फ्लूइड होता है वो होता है डायलाइजिंग फ्लूइड, जो इसको सराउंड करता है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हुआ। ब्लड के अंदर यूरिया, सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बाहर डायलाइजिंग फ्लूइड में यूरिया, सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम है। तो इस वजह से इसका जो डिफ्यूज़न होगा वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होगा, जिसकी वजह से ये यूरिया, सॉल्ट इस डायलाइजिंग फ्लूइड में मिक्स हो जाएंगे और आगे चल के जो ब्लड है वो प्योरीफाई हो जाएगा। तो इसमें मैंने आपको 2 मेन कॉन्सेप्ट समझा दिए, एक तो यूरीमिया वाला, दूसरा डायलाइजिंग फ्लूइड वाला, और ये फिल्ट्रेशन हो कैसे रहा है वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो इन चारों ऑप्शन में हम देखते हैं, जो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे ऑप्शन 4 दैट इज सॉल्ट एंड यूरिया, ये आंसर इसका करेक्ट होता है। अगर हम और ऑप्शन को भी देखें, जैसे कि आप ये वाला ले लीजिए ग्लूकोज एंड यूरिया, ये ठीक क्यों नहीं है। आप सोच रहे हो भाई यूरिया तो उसमें भी यूज हो रहा है। याद रखिएगा नॉर्मली ग्लूकोज एक्सक्रीट नहीं होता है हमारी बॉडी में, नॉर्मली ग्लूकोज एक्सक्रीट नहीं होता है, क्योंकि अगर ग्लूकोज एक्सक्रीट हो रहा है तो वो पर्सन डायबिटिक हो सकता है। तो नॉर्मल कंडीशन में आप देखते हैं ग्लूकोज का एक्सक्रीशन नहीं होता, तो इस वजह से ऑप्शन 3 यहाँ पे गलत हो जाएगा। और अगर हम चलते हैं ऑप्शन 1 की तरफ, अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स भी हमारे यूरिन के साथ पास नहीं होते, अमाइनो एसिड्स भी एक्सक्रीट जनरली नहीं होते हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी यहाँ से गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। तो इसके बाद हम चलते हैं यहाँ से केमिस्ट्री क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज हाईएस्ट पीकेए वैल्यू। पीकेए क्या है भैया, ये समझ लो। हाँ, पीकेए, हाँ ठीक है ना। आप सुने हो नाम वैसे, है ना, फिल्म देखते हो ना, तो आप पढ़ते हो पीके बाय आमिर खान, ठीक है। पर यहाँ पे नहीं ध्यान रखना, यहाँ पे ध्यान क्या रखना आपको, देखो इधर जैसे आप पीएच लिखते हो बेटा, तो पीएच आप लिखते हो माइनस लॉग क्या है, एच प्लस लिखते हो ना, वैसे अगर आप पी के ए लिख रहे हो तो पी एच तो यहाँ आ गया और पी का मतलब माइनस लॉग, तो ये लिखेंगे माइनस लॉग और के। अब जिसका के ज़्यादा होगा बेटा, जिसका के ज़्यादा उसका पी के क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव साइन है। तो जिसका के ज़्यादा होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड ज़्यादा, वो H प्लस ज़्यादा देगा, और H प्लस ज़्यादा होगा मतलब एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो सबसे पहली बात यही ध्यान रख लेना आपको कि जिसका के ज़्यादा उसका एसिडिक ज़्यादा, और भैया जिसका एसिडिक ज़्यादा दिख रहा है उसका पी के क्या दिख रहा है, कम दिख रहा है ना। इसका मतलब हम ऐसा कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं बेटा कि सर इसका मतलब जो एसिडिक कैरेक्टर होगा, एसिडिक कैरेक्टर वो इन्वर्सली टू पीके होगा। तो सर जब भी हमें पीके पूछे तो हमें एसिडिक कैरेक्टर निकालना है, जो ज़्यादा एसिडिक होगा उसका पीके कम होगा। अब बात है सर एसिडिक कैरेक्टर कैसे निकालेंगे सर, बेटा ध्यान दो, एसिडिक कैरेक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, हम लोग ये ट्रिक ध्यान रखते हैं एसिडिक कैरेक्टर के लिए कि सर एसिडिक कैरेक्टर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, याद करो एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखते हैं हम लोग, माइनस एम माइनस आई, ये माइनस एच और माइनस आई, ये लिखते हैं कंडीशन। सबसे पहले प्रियोरिटी किसको देंगे, माइनस एम को। अब बेटा इधर देखो, यहाँ पे ये माइनस एम ग्रुप है, यहाँ पे माइनस एम है,
यहाँ पे देखो ये -M ग्रुप है इस एसिड में, और यहाँ पे ये -M ग्रुप है। ध्यान रखना बेटा, ये -M नहीं है, ये 1,3 पोजीशन है, और 1,3 पोजीशन मतलब मेटा पे रेजोनेंस नहीं होता बेटा, मेटा पे केवल इंडक्टिव, तो ये केवल -I है। यहाँ -M भी है, -I भी है, -M है, -I भी है। अब जरा मेरी बात सुनो बेटा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना +I ना -I है। अगर कुछ नहीं है बेटा तो यहाँ पे -M अगर ज्यादा होगा या -I ज्यादा होगा तो एसिडिक कैरेक्टर इनका ज्यादा होगा, और इसका एसिडिक सबसे कम, और जिसका एसिडिक कम उसका पीके सबसे ज्यादा होगा। बोल रहा हाईएस्ट पीके किसका होगा, तो भैया हाईएस्ट पीके होगा जिसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे लोवेस्ट होगा, तो लोवेस्ट एसिडिक कैरेक्टर इसका है, इसलिए पीके वैल्यू इसका सबसे ज्यादा होगा। तो उम्मीद कर रहा हूं बेटा कि आप पीके का क्वेश्चन जो है वो आसानी से कर लोगे। तो आइए अगला क्वेश्चन लेके चल रहा हूं बायोलॉजी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि डेफिशिएंसी ऑफ वैसोप्रेसिन और एडीएच, एक हार्मोन है एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसका दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन, कॉजेस। इस हार्मोन की डेफिशिएंसी से बेसिकली उस पर्सन में क्या डिजीज डेवलप होती है उसके बारे में पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले इसका रोल क्या है एडीएच का हमारी बॉडी में। एडीएच का रोल है कि जो फिल्ट्रेट हमारी बॉडी में बन रहा है, फिल्ट्रेट, इस फिल्ट्रेट में से ये वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। इसकी वजह से जो यूरिन बनती है, जो यहाँ पे यूरिन बन रही है वो हाइपरटोनिक बन रही है, हाइपरटोनिक या फिर कंसंट्रेटेड। ठीक है, तो यूरिन को कंसंट्रेटेड बनाने में, यूरिन को हाइपरटोनिक बनाने में रोल होता है एडीएच हार्मोन का। अब मान लीजिए उस पर्सन में एडीएच की डेफिशिएंसी है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन उसमें नहीं बन पा रहा है, तो इस वजह से क्या होगा कि जो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन है वो रिड्यूस हो जाएगा। अब वाटर का रीएब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो गया तो यूरिन के साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर रिलीज होगा। ठीक है, तो पर्सन पूरे दिन भर वॉशरूम जाएगा, बार बार उसको यूरिनेशन होंगे क्योंकि उसकी बॉडी में वाटर कंजर्व ही नहीं हो पा रहा है, उसको बार बार पानी पीना पड़ेगा। तो इसको एक थ्रस्ट डिजीज भी कहा जाता है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा प्यास भी लगती है पर्सन को। ठीक है, ये नॉर्मल डायबिटीज से अलग है और इसका नाम होता है डायबिटीज इंसिपिडस। एक सेकेंड ऑप्शन है डायबिटीज मिलिटस का। डायबिटीज मिलिटस थोड़ा अलग है। डायबिटीज मिलिटस में कंडीशन क्या है कि इसमें ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिसको नॉर्मल हम मधुमेह या शुगर भी कहते हैं। लेकिन डायबिटीज इंसिपिडस कंडीशन में आप देखते हैं इसमें वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा, यूरिन इतनी ज़्यादा डाइल्यूट बनेगी कि बॉडी में वाटर कंजर्व नहीं हो पाएगा। ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन डेवलप हो सकती है। ठीक है, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो यहाँ से हम चलते हैं केमिस्ट्री क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी ऑफ द कंपाउंड इज, इसमें से एसिडिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर देखना है। बच्चों अभी एक बात आपको समझना, यहाँ पे दो तरह का कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा है। एक दिख रहा है फिनॉल से रिलेटेड, मतलब बेंजीन के ऊपर OH और एक बेंजीन के ऊपर COH। अगर सिमिलर टाइप का कोई ग्रुप होता तो हम एक को कॉमन मान के दूसरे से कंपेयर कर लेते, पर अगर ऐसा कंडीशन है बेटा तो ये जो है वो खतरनाक क्वेश्चन बनता है बच्चों। ये लिख रहा हूँ खतरनाक वाला क्वेश्चन, समझना ध्यान से क्या खतरनाक है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट बात। मान लो इसको, ये एसिड वाले दोनों ग्रुप हैं, इसको मैं लिख दे रहा हूँ R और COOH, ये R ग्रुप फिनाइल ग्रुप ले लिया, और यहाँ पे ये कंडीशन मैं मान रहा हूँ R और ये हो गया आपके पास OH। अब यहाँ एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या बनेगा बच्चों, अगर आप यहाँ देखते हो कंडीशन, तो बेसिकली यहाँ अगर आप इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाते हो, एसिडिक स्ट्रेंथ देखने के लिए आप ये कॉन्सेप्ट भी लगाते हैं हम लोग कि सर एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस। स्टेबिलिटी ऑफ लिख रहा हूं इट्स कॉन्जुगेट बेस, मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस मोर एसिडिक होगा। अब अगर इसका कॉन्जुगेट बेस आप बनाते हो बेटा तो RCOO माइनस बनेगा, और यहाँ नेगेटिव सिंगल डबल रेजोनेंस पे है तो नेगेटिव डबल की तरफ चलेगा, जिधर एक जाएगा दूसरा भी उधर ही जाएगा। अब ये प्लस माइनस मिलके डबल बना देगा तो ये बनेगा RC डबल बॉन्ड O और O माइनस बनेगा। तो बेसिकली यहाँ नेगेटिव ऑक्सीजन पे था, रेजोनेंस के बाद भी नेगेटिव ऑक्सीजन पे है तो चार्ज भी वही नेगेटिव है सेम, और एटम भी सेम है तो सेम चार्ज ऑन सेम एटम। यहाँ नेगेटिव ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन पे, तो भैया चार्ज भी नेगेटिव नेगेटिव और एटम ऑक्सीजन पे ही है, तो सेम चार्ज ऑन सेम एटम होगा तो इसको इक्विवेलेंट रेजोनेंस बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। समझ रहे हो मेरी बात। जबकि अगर आप यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिनॉल में देखने की कोशिश करोगे बेटा तो फिनॉल की कहानी कुछ अलग हो जाएगी। जैसे मान लो आप यहाँ पे इस तरह का कंडीशन बनाते हो तो नेगेटिव सिंगल डबल रेजोनेंस है, ये इधर चलेगा ये इधर। अब यहाँ पे जो नेगेटिव ऑक्सीजन पे था यहाँ पे नेगेटिव कार्बन पे था,
तो यहाँ आइटम तो चार्ज तो वही है लेकिन आइटम अलग हो गया, तो सेम चार्ज ऑन डिफरेंट आइटम, ये कहलाता है नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस। तो बेटा इक्विवेलेंट रेजोनेंस ऑलवेज मोर स्टेबल होते हैं। अरे भैया इक्वल इक्वल के साथ हमेशा सेम सेम के साथ मोर स्टेबल होगा। यहाँ पे नेगेटिव ऑक्सीजन के पास था, आफ्टर रेजोनेंस भी नेगेटिव ऑक्सीजन के पास, तो चार्ज भी नेगेटिव रह गया और एटम भी ऑक्सीजन रह गया। सेम चार्ज ऑन सेम एटम इक्विवेलेंट, यहाँ सेम चार्ज ऑन डिफरेंट एटम नॉन इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट का हमेशा स्टेबिलिटी ज्यादा, और अगर स्टेबिलिटी ज्यादा तो एसिडिक ज्यादा, मतलब एसिड वालों की एसिडिटी इनसे ज्यादा, इतना बात तो तय है। बात क्लियर हो गया कि इन दोनों की एसिडिटी इससे ज्यादा है। अब भाई इनमें से किसका ज्यादा है, जरा देखो यहां पे देखो CH3 ग्रुप, ये कॉमन ग्रुप है दोनों में, ये CH3+I ग्रुप है। और आपको बताया था अभी थोड़ा देर पहले के क्वेश्चन में कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा बेटे वो डायरेक्टली टू -I और इनवर्सली टू +I। इसका मतलब +I ज्यादा तो एसिडिक कैरेक्टर कम है, तो इसका एसिडिक इससे कम होगा, तो थर्ड वाला ज्यादा एसिडिक होगा। थर्ड वाला ज्यादा एसिडिक, तो यही दोनों में एक ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन खत्म हो गए। और थर्ड के बाद फोर्थ होगा, थर्ड के बाद सेकेंड नहीं हो सकता, क्योंकि एसिड वालों की मैंने क्या बोला, इक्विवेलेंट होने की वजह से इसका एसिडिक कैरेक्टर फिनॉल से ज्यादा होगा। इसका मतलब थर्ड के बाद कौन होगा, फोर्थ होगा। सो ऑप्शन करेक्ट ये होगा आपके पास। अब इन दोनों में देखो बेटा, यहाँ पे दोनों फिनॉल है लेकिन यहाँ पे ये -I है, तो -I वाले का जो है वो ज्यादा होगा और इसका कम होगा। -I ज्यादा तो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा, तो सेकंड का ज्यादा और फिर फर्स्ट का कम। सो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, ये सब बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। आप मान के चलो कि इससे टिपिकल क्वेश्चन नहीं करेगा। आप ये मत सोचना कि सर इस बार तो एम्स का एग्जाम भी कंबाइन हो रहा है, इससे टफ नहीं आएगा क्वेश्चन। और आप ऐसे क्वेश्चन अगर देख के जाओगे, मैं आपको चैलेंज के साथ बोल रहा हूं कि आपका नीट का क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल गलत नहीं होगा अगर GOC का क्वेश्चन होगा। जैसे आप देखोगे क्वेश्चन ना, आपका दिमाग घूमेगा, अरे यार सर ने ये सारी बातें बता रखी हैं, आपको मजा आ जाएगा। तो चलिए नोट कीजिए इसको फटाफट फटाफट और अगला क्वेश्चन बायोलॉजी की तरफ लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ फॉल इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एक्टिवेट्स। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या चीज हम समझेंगे। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट आप किडनी से रेट कर सकते हैं, जो ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए एक प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, एक पर्टिकुलर ब्लड प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। मान लीजिए ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, तो अगर ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा तो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस भी कम हो जाएगा। फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कम हो गया तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी रिड्यूस हो जाएगा। अगर ऐसी कंडीशन डेवलप होती है तो हमारी बॉडी में जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स हैं, JG सेल्स, वो एक हार्मोन या फिर एक एंजाइम रिलीज करते हैं जिसका नाम होता है रेनिन। ठीक है, उसका नाम क्या है, रेनिन। अब रेनिन क्या करता है, रेनिन लिवर में बनने वाले एक एंजाइम एंजियोटेंसिनोजन को ये कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन में ये इसको कन्वर्ट करता है। अब एंजियोटेंसिन की भी दो फॉर्म्स होती हैं, एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 2। जब इस कन्वर्जन हो जाता है, ऐसा कन्वर्जन हो जाता है, उसके बाद आप देखते हैं एंजियोटेंसिन 2 जो बनेगा वो ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे जो एंजियोटेंसिन 2 है इसकी एक्टिविटी क्या होती है, ये आप कह सकते हैं ये ब्लड वेसल्स को प्रेस करता है या ब्लड प्रेशर्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। वैसो कॉन्ट्रैक्शन कह सकते हैं, वैसोप्रेशन कह सकते हैं। तो इस वजह से क्या होगा, अगर मान लीजिए ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट हुई तो ब्लड प्रेशर अपने आप बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो फिल्ट्रेशन रेट अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगा। तो कभी भी अगर हमारी बॉडी में फिल्ट्रेशन रेट रिड्यूस होगा तो उसके लिए उस फिल्ट्रेशन रेट को मेंटेन रखने के लिए जो रेनिन है वो बनने लग जाएगा, और रेनिन हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन रहेगा ताकि फिल्ट्रेशन रेट भी यहाँ पे मेंटेन रह सके। तो ऐसे कॉन्सेप्ट आपको पूरे क्वेश्चंस में मिलेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट जरूर लिखिएगा। तो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर ऑफ द फॉलोइंग इज। इनमें से आपको बेसिक कैरेक्टर का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है आपको। अगर ऐसा कंडीशन होगा बेटा तो बेस किसको बोलते हैं, आपको पता है कंडीशन। एसिड किसे बोलते हैं और बेस किसे बोलते हैं। ए से एसिड होता है, ए से एक्सेप्टर होता है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर ले वो एसिड होता है, इसे ध्यान रख लेना, ए से एसिड और ए से एक्सेप्टर। और इलेक्ट्रॉन पेयर को जो डोनेट करेगा वो कहलाएगा बेस। तो ध्यान रखना कंडीशन बोल रहा है कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा वो ज्यादा बेसिक होगा भाई। तो यही यहाँ पे पूछ रहा है। अब बेटे अगर यहाँ आप देखते हो कंडीशन तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन आपके पास दिमाग में आएगा।
सुनना ध्यान से, यहाँ पे देखो लोन पेयर है, सिंगल डबल ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाएगा तो लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन, ये कम अवेलेबल होगा तो ये लेस बेसिक होगा। तो यहाँ पे लोन पेयर जो है वो क्या हो जाएगा, डीलोकलाइज्ड। ठीक है, डीलोकलाइज्ड का मतलब होता है टेक पार्ट इन रेजोनेंस। क्लियर। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ भी लोन पेयर डीलोकलाइज्ड हो रहा है, लोन पेयर सिंगल डबल, और यहाँ पे डीलोकलाइज्ड के साथ साथ लोन पेयर डीलोकलाइज्ड तो हो ही रहा है, साथ साथ ये एरोमेटिक भी हो रहा है। ये भी समझो आप ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है बेटा, ये एरोमेटिसिटी भी गेन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 और 2 4 और 2 6 अगर लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाए देन इट ऑलवेज कंसिडर एज अ पाई बॉन्ड। सो पाई इलेक्ट्रॉन 2 2 4 और 2 6 हो गया, और 6 को 4 से डिवाइड कर दो, ये नहीं कटेगा, इसका मतलब ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा। आपको बताया था कंडीशन कि कुछ मत करो यार, सिर्फ 6 से 4 को डिवाइड करो, अगर कट गया भाई मतलब टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उससे डिवाइड कर दो 4 से, अगर कट गया कंप्लीटली मतलब वो एरोमेटिक है, नहीं तो नहीं है, खत्म बात, कोई हकल फकल रूल ये सब चीजें खत्म। ठीक है ना। अब इधर आ जाओ जरा, यहाँ लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस नहीं है। आप सोचोगे सर क्यों नहीं, इधर से तो है। अरे मेरे भाई, अगर आप यहाँ पे इस लोन पेयर को रेजोनेंस करवा दो, लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस करा दिए मान लो, चलो आपकी बात मैंने मान भी लिया थोड़ा देर के लिए, तो ये इधर गया तो इधर नेगेटिव और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, और ये दोनों मिलकर डबल बॉन्ड बना लेगा। अगर ये डबल बॉन्ड बन गया बेटा, हाँ, तो यहाँ पे ये पाई और सिग्मा, ये पाई और सिग्मा, ये sp हो जाएगा, 2 सिग्मा sp, और sp मतलब ये बॉन्ड लीनियर हो जाएगा, लीनियर हुआ तो जो बॉन्ड ऐसे था वो बॉन्ड अब सीधा हो जाएगा, सीधा अगर ये दोनों बॉन्ड हो गया इस तरह से तो ये टूट जाएगा। इसलिए यहाँ पे ये लोन पेयर नहीं पार्टिसिपेट करेगा रेजोनेंस में। तो लोन पेयर अगर फ्रीली रहेगा तो ये दूसरे को डोनेट करेगा, मतलब यहाँ लोन पेयर लोकलाइज्ड होगा। लोकलाइज्ड का मतलब डज नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस, और रेजोनेंस में अगर पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो इजिली अवेलेबल होगा डोनेशन के लिए, मोर अवेलेबल फॉर डोनेशन। अब ये डोनेशन करेगा मतलब ये बेसिक होगा। अब देखो इधर आ जाओ, इसको फिनाइल इमिडीन बोलते हैं बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बेटा, ये फिनाइल इमिडीन बोला जाता है इसको। अगर आप फिनाइल इमिडीन देखोगे बेटा तो यहाँ पे लोन पेयर डबल एक साथ है, रेजोनेंस नहीं हो सकता। इसका मतलब ये सबसे ज्यादा, एक ही कार्बन पे 2 NH2 ग्रुप है, रिपल्सन भी सबसे ज्यादा होगा। रिपल्सन लोन पेयर ज्यादा होने से ये जल्दी डोनेट करेगा, और जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा वो बेसिक कैरेक्टर ज्यादा रखेगा। इसलिए सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर किसका होगा, थर्ड का, फिर फर्स्ट का होगा जो कि देने के लिए अवेलेबल है। अब इन दोनों में अगर आप देखोगे बेटा तो ये तो डीलोकलाइज्ड है, ये भी डीलोकलाइज, बट ये एरोमेटिक भी हो रहा है, ज्यादा स्टेबल है। जो ज्यादा स्टेबिलिटी गेन करेगा वो कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी सबसे रखेगा, तो ये सेकंड का कम होगा, सेकंड का सबसे कम होगा। सो आंसर फर्स्ट हो जाएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया ना तो आपके रैंक को इंप्रूव कराने वाले क्वेश्चन है ये। हाँ, ये आपके रैंक को सीधा जंप कराएगा। ऐसे क्वेश्चन एवरेज बच्चे छोड़ते हैं, लेकिन आप करके आएंगे क्योंकि मैंने आपको करा दिया है। और जब आप करके आओगे तो आप मुझे बोलोगे कि सर आपके वजह से मेरा रैंक सर 10,000, 15,000, 17,000 जंप किया, खुश हो जाओगे। आप लोग मुझे मिठाई भेज देना, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बायोलॉजी की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, डिपोजिशन ऑफ डैश इन द जॉइंट्स कॉजेस गाउट। एक डिजीज के बारे में कह रहे हैं, गाउट। किस सब्सटेंस के डिपोजिशन से गाउट होता है? देखिएगा, हमारी बॉडी में बेसिकली जब यूरिक एसिड इसका डिपोजिशन अगर जॉइंट्स में होता है तो इसकी वजह से जो कंडीशन डेवलप होती है उसको गाउट कहा जाता है। अब यूरिक एसिड बनता क्यों है? यूरिक एसिड बनता है विद द मेटाबॉलिज्म ऑफ पायरिमिडीन्स, ठीक है। और कई ऐसे फूड जिसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन पाया जाता है, जैसे मीट, एग, इनके मेटाबॉलिज्म से हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बनता है। और अगर मान लीजिए किडनी प्रॉपर अमाउंट में यूरिक एसिड को एक्सक्रीट नहीं कर पाती है तो धीरे धीरे ये जो यूरिक एसिड है ये जॉइंट्स में जाके एक्यूमुलेट होने लगता है, और इसकी वजह से जॉइंट्स में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, रेडनेस, स्वेलिंग उस पार्ट में देखी जाती है, ठीक है। तो इस कंडीशन को कहा जाता है गाउट। तो अगर आप इस पूरे टॉपिक में देखते हैं, गाउट के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया है, क्वेश्चन आया है बेसिकली उस सब्सटेंस के बारे में जो गाउट कॉज कर रहा है। तो आप पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर करिए, इस टाइप की डिजीज आपको पेपर में जरूर मिलेंगी। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट केमिस्ट्री क्वेश्चन की तरफ। अगला कंडीशन है कि विच ऑफ द स्ट्रक्चर बिलो वुड बी एरोमेटिक। इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि एरोमेटिक होगा?
बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो एरोमेटिक होने के लिए सबसे पहला बात आपको मैं क्या बता रहा हूँ, ये देखो कि साइक्लिक होना चाहिए, सबसे पहला कंडीशन। साइक्लिक के बाद लिख रहा हूँ ईच कार्बन में sp2 मतलब प्लेनर होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन मैंने बोला जो आपको ट्रिक वो ध्यान रखना, क्या एक तो साइक्लिक रेजोनेंस भी होना चाहिए, मतलब पूरे रिंग में रेजोनेंस होना चाहिए। और चौथा कंडीशन बोल रहा हूँ कि अगर आप इसको 4 से डिवाइड करते हो पाई इलेक्ट्रॉन को, तो कंप्लीट अगर कट जाए तब नहीं होगा, लेकिन अगर कंप्लीट कटे नहीं तो समझ जाना एरोमेटिक है। अब भाई यहाँ पे आ जाओ, जरा इधर चेक करो, साइक्लिक भी है, बिल्कुल है, हर कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देखो sp2 है, रेजोनेंस पॉजिटिव सिंगल डबल एकदम पूरे में रेजोनेंस दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन 4/4 पूरा कट जा रहा है, कट जाएगा बेटा अगर ये, तो ये एंटी एरोमेटिक होगा, ये ध्यान रखना। अब यहाँ भी देखो कंडीशन क्या दिख रहा है आपको, डबल सिंगल मतलब पूरे में रेजोनेंस दिख रहा है, हर कार्बन sp2 दिख रहा है। और यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन है, 4/4 काट दो, यहाँ भी 1 बचेगा, ये एंटी एरोमेटिक होगा। अगर आप इधर देखोगे बेटा, यहाँ पे आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, समझना ध्यान से इधर। अगर यहाँ देख तो डबल सिंगल पूरे में रेजोनेंस दिखाई दे रहा है आपको। लेकिन बेटा अगर आपको पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से काउंट करना है तो रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन लेना है ना आपको, तो रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन में आप जरा देखो 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और 6 को अगर आप 4 से काटोगे तो ये डिविजिबल नहीं होगा, इसका मतलब 100% ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा। अब यहाँ चेक कर लेते हैं बेटा, यहाँ पॉजिटिव सिंगल अल्टरनेट पे दिखाई दे रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज तो sp2 होगा ही होगा, डबल बॉन्डेड भी sp2 होगा, और पूरे रिंग में रेजोनेंस भी दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ क्राइटेरिया है। लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन 2 है, और 2 को 4 से डिवाइड करोगे तो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा बेटा, ध्यान रखना। आप लोग हकल्स रूल से निकालते हो मुझे पता है, लेकिन मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूँ, हकल्स रूल में बच्चा फंसता रहता है इधर उधर। मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूँ कि सीधा जितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे उसको 4 से डिवाइड कर दो, कंप्लीट कट जाए तो एंटी एरोमेटिक, ना कटे तो एरोमेटिक होगा, बात समझ रहे हो। और दोनों में कुछ भी नहीं है अगर, तो नॉन एरोमेटिक होगा। तो इसलिए ये भी कंडीशन नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये भी एरोमेटिक है और ये भी एरोमेटिक। सो थर्ड और फोर्थ दोनों एरोमेटिक है, वो ऑप्शन ढूंढ लो बेटा, थर्ड और फोर्थ ये दोनों एरोमेटिक है, मतलब करेक्ट ऑप्शन आपका 3 होगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चों बहुत अच्छा लग रहा होगा हमारा ये सीरीज, पूरा एंजॉय कर रहे होंगे। और जीओसी का कॉन्सेप्ट को ताड़ ताड़ में कर रहा हूं एकदम, हाँ बिल्कुल, वो बोलते हैं निचोड़ के एकदम, यही तो आदत है हमारी कि कॉन्सेप्ट को निचोड़ के आप तक पहुंचा दूं ताकि आप अच्छा रैंक ला सको। तो चलो अगला क्वेश्चन बायोलॉजी का देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज एडेड टू द ब्लड ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस टू प्रिवेंट द ब्लड क्लॉटिंग। इसका मतलब क्या है, देखिए जब पर्सन के बॉडी से ब्लड को निकाल के हम डायलिसर ट्यूब में डालते हैं तो चांसेस होते हैं कि अगर ब्लड बॉडी से बाहर आया तो वो क्लॉट हो सकता है ना। ऑब्वियस सी बात है, हमारे ब्लड का नेचर है, हमारे ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर्स पाए जाते हैं। तो अगर ब्लड को हमारे वेसल से बाहर निकाल के हम इस डायलिसर में डाल रहे हैं तो क्लॉटिंग के पूरे चांसेस हैं। लेकिन क्लॉटिंग को रोकने के लिए हम कुछ सब्सटेंस उसमें ऐड करते हैं, उसी सब्सटेंस के बारे में पूछा गया है। इन चारों में अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी दैट इज हिपैरिन। हिपैरिन को कहा जाता है एंटी क्लॉटिंग एजेंट, दैट मीन्स ये क्लॉटिंग को रोकता है। ये क्लॉटिंग को रोक रहा है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसमें थोड़ा सा अमाउंट में हिपैरिन डाल देंगे। हिपैरिन के ऐड होते ही ये जब तक सेलोफेन ट्यूब्स में रहेगा ये क्लॉट नहीं होगा। और जब ब्लड प्योरीफाई हो जाता है दोबारा तो उसके बाद हम उसको ब्लड में डालने से पहले फिर से हम इसमें कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स ऐड करते हैं ताकि ब्लड में आने के बाद वो अपनी क्लॉटिंग प्रॉपर्टी को दोबारा रीगेन कर सके। लेकिन अभी हम इतने आगे कॉन्सेप्ट पे नहीं जाएंगे, सिर्फ क्वेश्चन तक ही लिमिटेड रहते हैं। क्वेश्चन ने जो पूछा था वो ये था कि ब्लड को क्लॉट होने से रोकना है डायलिसिस के टाइम पे, तो कौन सा सब्सटेंस यूज किया जाएगा। तो आप डायरेक्टली आंसर देंगे यहाँ पे, दैट इज हिपैरिन। हिपैरिन एक एंटी कोएगुलेंट एजेंट होता है, ये कोएगुलेशन को रोकता है। ठीक है, ये रहा हमारा महागठबंधन सीरीज का लेक्चर, और आपको इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स मिले होंगे आई होप आपको समझ में आए होंगे। केमिस्ट्री के ट्रिक्स, बायोलॉजी के ट्रिक्स सब आपने सारे गेन किए होंगे, और ये आपके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा बनाया होगा इसने। गहराइयों तक गए आप सब्जेक्ट के, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ऐसा कि ऐसा ही हुआ होगा। एकदम निचोड़ के हम लोग पढ़ा रहे हैं। और आपके ध्यान में एक बात रहे कि जब जब आपको वीडियो आए तुरंत फटाफट कॉपी लेके बैठ जाना और सारे क्वेश्चन को नोट कर लेना एकदम बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर कोई एक्सप्लेनेशन लगता है कि पूरा डिटेल सर जो बोल रहे हैं वो भी हिंदी में लिखना है, लिख लो, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट मल्टी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करा देगा। तो ठीक है, आप ऐसी वीडियो के साथ बने रहिए। हम आने वाले टाइम में फुल सिलेबस वाले भी सीरीज लेके आने वाले हैं, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि जितने ज़्यादा लाइक्स आप देंगे उतना ज़्यादा मोटिवेट होंगे और उतना ही अच्छा वीडियो आपके लिए बनाएंगे। नीट के एग्जाम आते आते हम एक भी चैप्टर नहीं छोड़ेंगे, आपके हर चैप्टर को आपके टेबल तक पहुंचा देंगे। तो
आप हमको ज्वाइन भी कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए। इसके लिए हम आपको पूरा लिंक देंगे आपका इस वीडियो के साथ। आप हमारे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को और अच्छा बनाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इस साल मेरी तरह तैयारी बहुत अच्छी नहीं हो रही है, मैं तो अभी स्टार्ट ले रहा हूं, तो आपको घबराने की नीड नहीं है। हम 1 ईयर पूरा कंप्लीट कोर्स लेके आ रहे हैं। आप अगले साल के लिए हमारे साथ जुड़िएगा। बहुत लो कॉस्ट में बहुत बेस्ट क्वालिटी के साथ हम लोग आपके पास पहुंचेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।